आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले तो लिख लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कलर चेंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है एनपीओ के अंदर, या कोई भी इनकम का अकाउंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें टॉपिक का नाम क्या है, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले ये कंज्यूमेबल आइटम्स के बारे में बात भी कर लेते हैं और बातों बातों में ही पूरा टॉपिक खत्म कर देंगे हम, ठीक है। कंज्यूमेबल आइटम्स क्या होती हैं? जब हम किसी भी आइटम का स्टॉक ले लेते हैं एक साथ, हमें लगता है कि अगर हम बार बार चीजें लेंगे, रिटेल रेट पर लेंगे, कम क्वांटिटी पे रिटेल रेट मिलेगा। रिटेल मतलब जो नॉर्मल कस्टमर को प्राइस मिलता है वो हमें मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, सीधा सप्लायर के पास जाते हैं और कहते हैं भाई अच्छी खासी क्वांटिटी दे दे भाई। और जब वो हमें अच्छी खासी क्वांटिटी देते हैं, एक तो हमें रेट कम मिल जाता है, लेकिन हमारे पास स्टॉक इकट्ठा हो जाता है। हमारे पास किस चीज का स्टॉक इकट्ठा होता है? स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। सर अभी भी आपने ये नहीं बताया कि कंज्यूमेबल आइटम्स होती क्या है। बेटा ऐसी कोई भी आइटम्स, एनी आइटम इन बिजनेस जो डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज के अंदर जिसकी हमें जरूरत पड़ती है, हम उसे यूज करते हैं और वो कंज्यूम हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है सर, ऐसी कौन सी आइटम्स होती हैं, आप लगाओ। जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप क्लीनिंग मटेरियल जो होता है, क्लीनिंग मटेरियल, क्लीनिंग समझ गए ना, सैनिटाइजेशन मटेरियल आज की डेट में कह सकते हैं। ठीक है, जैसे हार्पिक हो गया, या फिर कोई सर्फ के पैकेट्स हो गए, डेटॉल हो गया, सैवलॉन हो गया, फिनाइल हो गई, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, और और क्या क्या हो सकता है? स्टेशनरी हो गई। आपको स्टेशनरी पूरा साल आप यूज करते रहते हो, ठीक है। आप जैसे रिम्स आते हैं पेपर के, जो प्रिंट आउट्स निकालते हैं हम, पेन्स आते हैं, ठीक है, फेवी स्टिक्स आती हैं, तो बहुत सारी चीजें ये यूज होती रहती है, खत्म होती रहती है, यूज होती रहती है, खत्म होती रहती हैं। तो बार बार 10 10 15 15 20 20 रुपए की चीज आप मार्केट से लेने जाओगे तो एक तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, ऊपर से आपको हायर प्राइसेस पे मिलती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अच्छी खासी क्वांटिटी एक ही बारी खरीद लेते हैं। अब ये कंज्यूमेबल आइटम्स हो गई, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है सर? अच्छा, अगर कोई हेल्थ क्लब है या स्पोर्ट्स क्लब है तो वहाँ पे बार सप्लाईज होती हैं। बार सप्लाईज के अंदर ड्रिंक्स आ जाती हैं, कॉकटेल आ जाती है, मॉकटेल आ जाती है, सोडाज आ जाते हैं, वाटर बॉटल्स आ जाती हैं। इनको हम बार सप्लाईज कहते हैं। और क्या क्या हो सकता है? मेडिसिन आ सकती हैं। जैसे कोई हमारी डिस्पेंसरी है चैरिटेबल, क्योंकि हम चैप्टर एनपीओ पढ़ रहे हैं, चैरिटेबल डिस्पेंसरी हमने खोली है, चैरिटेबल हमने कोई हॉस्पिटल खोला हुआ है, तो उनकी जो मेडिसिन हैं, ठीक है, मेडिसिन का स्टॉक क्या होता है? वो कंज्यूमेबल होता है, क्योंकि पेशेंट आते हैं, हम उनको देते रहते हैं, मेडिसिन खत्म होती रहती हैं, स्टॉक एक साथ मंगाते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो अच्छा, और भी क्या क्या होता है? स्पोर्ट्स मटेरियल, अगर कोई स्पोर्ट्स क्लब है तो वहाँ पे स्पोर्ट्स मटेरियल आ जाता है। बॉल्स आ गई, रैकेट्स आ गए, बैट्स आ गए। ये क्या होता रहता है? ये लाइफ लॉन्ग तो होते नहीं है, आप इनसे प्ले करते रहते हो तो ये धीरे धीरे कंज्यूम होते रहते हैं, इनकी क्वांटिटी कम होती रहती है। ठीक है, अगर आपको इतने एग्जाम्पल्स में समझ आ गया है तो हम कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगर नहीं आया तो आप मुझसे पहले क्वेरी पूछ लीजिए। तो यहां तक आपको क्लियर है तो हम आगे चल रहे हैं। अब देखिए, नेक्स्ट इज, देखिए अब आप जब भी किसी भी आइटम का, कोई भी इनमें से कोई भी आइटम है उसका मार्केट से स्टॉक उठा लेते हैं, ठीक है, बल्क क्वांटिटी आप खरीद लेते हैं, तो वो जो बल्क क्वांटिटी हो गई, ठीक है, आपने परचेज करी बल्क क्वांटिटी, मुझे आप ये बता दो कि आप उसको एसेट के अंदर दिखाना चाहोगे या फिर एक्सपेंस के अंदर। पहले मैं आपके आंसर्स ले लूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये है ऑप्शन ए एंड ये है ऑप्शन बी। एसेट, अगर आपने कोई भी कंज्यूमेबल आइटम बल्क क्वांटिटी में बहुत अच्छा खासा स्टॉक उठा लिया, ठीक है, तो आप मुझे ये बता दिए कि वो जो स्टॉक आपने उठाया वो आपके लिए एसेट होगा या एक्सपेंस। तो आप में से कुछ ने बोला एसेट और आप कुछ ने बोला एक्सपेंस। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं कि ये दोनों हो सकते हैं। जो अनयूज्ड स्टॉक है, अनयूज्ड स्टॉक, वो एसेट के अंदर आ जाएगा। अनयूज स्टॉक मतलब जो बच गया, ठीक है, या फिर कह सकते हैं रिमेनिंग स्टॉक, रिमेनिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर।
और जो कंज्यूम्ड स्टॉक है वो एक्सपेंस के अंदर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो स्टॉक बच गया दैट कैन बी यूटिलाइज इन फ्यूचर, और जो चीज फ्यूचर में यूटिलाइज करी जा सकती है दैट बिकम्स एन एसेट, ठीक है। और जो चीजें आप कंज्यूम कर चुके हो वो एक्स हो चुकी हैं, है ना। एक्स का मतलब क्या होता है, जो हो चुका है, ठीक है, तो ये आपका एक्सपेंस बन चुका है। तो कंज्यूम्ड स्टॉक बिकम्स एक्सपेंस एंड अनयूटिलाइज स्टॉक बिकम्स एसेट, ठीक है। तो बस आपने यही समझना है, टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। ये जो कंज्यूम्ड स्टॉक की वैल्यू है वो आपका एक्सपेंस होता है, और वो एक्सपेंस कहाँ जाता है एनपीओ के अंदर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, जितना आपने यूज कर लिया है। और जो स्टॉक आपका बच गया है वो आपका चला जाता है एसेट्स के अंदर, ठीक है, दैट इन बैलेंस शीट। सर ये तो मुश्किल टॉपिक लग रहा था, हमने तो बहुत जल्दी कर लिया बस, ठीक है, यही समझना है, यही टेक्निक्स हमने समझनी है, ठीक है। तो याद रहे ये सारे नोट्स आप लिखेंगे अपने हाथों से, सुंदर सुंदर राइटिंग में, अलग अलग पेन से, जैसे मैंने अलग अलग मार्कर यूज करूँ, आप भी अंडरलाइन के लिए रेड मार्कर ले लो, रेड पेन ले लो, और कुछ अलग टेक्स्ट लिखना है तो आप ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन ले लो या ब्लैक कलर ले लो, ठीक है। तो जितना अच्छे से आप लिखोगे आपको याद रहेंगे, टॉपिक्स याद रहेंगे, आप बच्चों को आगे भी पढ़ाओगे, आगे को और लोगों को गाइड करोगे तो दे विल ऑल्सो स्कोर गुड, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब हमें दो चीजें चाहिए, कितना स्टॉक बच गया और कितना स्टॉक कंज्यूम हो गया, उसी के ऊपर सारी हमारी चर्चा है, ठीक है। तो सबसे पहले तरीका नंबर 1, ठीक है, तरीका नंबर 1 क्या कहता है, वही प्लस माइनस वाला हम इसके अंदर मेथड यूज करने वाले, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आइटम्स कंज्यूम्ड इन अ ईयर। हमने कितनी आइटम्स कंज्यूम कर लिए हैं एक साल में, वो कैसे निकलेगा, बहुत आसान है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास साल के शुरू में 10,000 रुपए का सामान था। मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास साल के शुरू में 10,000 रुपए का सामान था। फिर मैंने होलसेल मार्केट में गया और 1 लाख रुपए का सामान खरीद लिया। इस दौरान साल के शुरू में 10,000 का सामान था, और फिर मैंने 1 लाख रुपए का सामान और खरीद लिया, तो मेरे पास स्टॉक हो गया 1,10,000 का। पूरा साल मैंने कोई कहीं रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करे। एंड ऑफ द ईयर मैं दोबारा चेक करने गया तो मुझे पता चला भाई मेरे पास अब जो बचा हुआ स्टॉक है, ठीक है, अब जो बचा हुआ स्टॉक है वो 20,000 रुपए का सामान मेरे पास रखा हुआ है, ठीक है। आई रिपीट, मेरे पास साल के एंड में जो सामान बचा हुआ है वो 20,000 रुपए का सामान बचा हुआ है। अब आप मुझे ये बता दो कि मेरे पास 1,10,000 रुपए का सामान था, जिसमें से अब मेरे पास 20,000 का सामान बचा हुआ है। तो ये बता दो कि भाई मैंने पूरे साल में कितनी कितने की आइटम्स कंज्यूम करी, कंज्यूम्ड। फटाफट आप आंसर दे दो, मुझे पता है आप बहुत, ठीक है। सर 90,000। 90,000 एक आंसर आ गया, 90,000 फटाफट और बच्चे बताओ, ठीक है, वेरी गुड, 90,000 तो आपने तो सॉल्व कर दिया। तो मैं चला ही जाता हूँ, ठीक है, अब क्या अकाउंट्स आपको समझ आ चुका है, मेरी कोई जरूरत नहीं है, वेरी गुड। सो कॉमन सेंस बता दिया, कॉमन सेंस ही अकाउंट्स का दूसरा नाम कॉमन सेंस ही तो है, कॉमन सेंस ही लगानी है यहाँ पर, आपने अपना माइंड यूज करना है, दैट इज व्हाट अकाउंट इज। कोई कुछ भी करो तो रिकॉर्ड्स मेंटेन करो सिस्टमैटिक वे में, और बहुत तरीके से सोच समझ के करो, ठीक है, तो वो ठीक ही होगा। बहुत मतलब काफी सारे चांसेस रहते हैं कि अगर जो काम आप सोच के करते हो ठीक ही होता है अकाउंट्स में, ठीक है। अब ये देखिए हमने यहाँ पर करा क्या, हमने सबसे पहले की लिए क्या लिया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ आइटम्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ आइटम्स लिखते रहेंगे साथ साथ। फिर हमने क्या लिया, परचेज ऑफ आइटम्स ड्यूरिंग द ईयर, एक साल में आपने कितनी आइटम्स खरीदी, एंड लेस क्या करा, लेस कर दिया हमने बचा हुआ माल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आइटम्स, ठीक है, बचा हुआ स्टॉक। इसके बीच में एक और चीज आ सकती है, अगर आपने बीच में कोई आइटम सेल कर दी है, ठीक है, आइटम्स सोल्ड इन अ ईयर। कुछ आइटम्स होती हैं जैसे मेडिसिन हमने कुछ बेच दी,
स्पोर्ट्स मटेरियल हमने कुछ बेच दिया, ठीक है, तो वो लेस हो जाती है क्योंकि वो कंज्यूम्ड में तो आई नहीं। लेकिन जब आप वो लेस करोगे तो उनकी आप कॉस्ट लोगे, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें, ओपनिंग स्टॉक भी कॉस्ट पर है, परचेज भी कॉस्ट पर है, तो ये जो आइटम सोल्ड आप लेस करोगे, ठीक है, तो इसकी सेल वैल्यू नहीं लेनी, इनकी कॉस्ट लेनी, याद रहे। क्योंकि जब आप सारी चीजें कॉस्ट पर ले रहे हो तो ये जो आइटम्स आपने बेचे इनकी भी आप कॉस्ट ही लोगे। इसमें कोई डाउट है तो यू मे आस्क, फर्स्ट नोट डाउन दिस। अब देखिए आगे दिक्कत क्या आती है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर परचेज वैल्यू नहीं गिवन, परचेज वैल्यू ऑफ आइटम्स इज मिसिंग, ठीक है, तो इन दैट केस हम वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए सबसे पहली चीज ये तो आपको पता होगा कि कोई भी आप वस्तु खरीदते हैं, कोई भी कंज्यूमेबल आइटम्स खरीदेंगे, तो या तो वो कैश में खरीदी जाएगी, कैश परचेज होगी। जो कैश परचेज होगी वो आपको कहाँ मिल जाएगी, वो आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में पहले ही दिख जाएगी। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिख जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई पेमेंट करिए कैश, जब आपने पेमेंट करी है तो वो आपको जरूर दिखेगी, ठीक है। दूसरी, जो उधार पे माल खरीदा है, जो माल उधार पे खरीदा है, ठीक है, उसकी पेमेंट तो मतलब अभी तक हुई नहीं, तो आपने कितना माल उधार पे खरीदा है वो कैसे निकालें, क्रेडिट परचेज ऑफ आइटम्स। जब आप क्रेडिट परचेज ऑफ आइटम्स, क्रेडिट परचेज आपने करी है, वो कैसे निकालें कि कितना माल आपने उधार पे खरीदा है। तो जिससे आपने माल खरीदा है उससे पूछ लो, इसका मतलब उसके लिए आप सप्लायर्स अकाउंट बना लो, ठीक है, मेक अ सप्लायर्स अकाउंट। अब सप्लायर्स अकाउंट कैसे बनता है वो मैं आपको अब सिखाने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, तो सप्लायर्स अकाउंट क्या होता है ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। अच्छा, सप्लायर कौन होता है, जो हमें माल सप्लाई कर रहे हैं, जिसे हम उधार पे माल खरीद रहे हैं, तो दिस इज अ लायबिलिटी। अब किसी भी लायबिलिटी का अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो आपको खैर मुझसे ज्यादा अच्छा आता होगा, बट स्टिल आज मैं आपको बहुत सिंपलेस्ट वे में बताने वाला हूँ। कोई भी लायबिलिटी होती है वो बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट, और कम होती है तो डेबिट। अब ध्यान से यहाँ पर समझेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट, क्योंकि जहां आपको क्रेडिट परचेज ऑफ आइटम्स गिवन नहीं होंगी वहां पर आपको ये अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आता है बाय ओपनिंग क्रेडिटर्स, मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ सप्लायर जो हमने उनको देना था, ठीक है। उसके बाद अगर हमने इन सप्लायर्स को कोई भी पेमेंट करी है तो वो यहाँ आ जाती है ना भाई, क्योंकि अगर हम कोई पेमेंट करेंगे तो वो लायबिलिटी कम होगी, और लायबिलिटी कम होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। यहाँ आ जाता है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। सर आपने पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स लिखा, इसकी जगह पर हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट लिखेंगे। इजी ईज के लिए मैंने अभी यहाँ पे लिखा पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, ताकि आपको क्लियर है कि यहाँ पेमेंट आ रही है, ठीक है। इसके बाद ये आ जाता है आपका क्लोजिंग क्रेडिट, आपने जो उनको पैसा देना है, ठीक है। अगर आपको ये तीन चीजें गिवन है क्वेश्चन में तो आप बहुत आराम से ये बता सकते हो कि आपने क्रेडिट परचेज कितनी करी है। कैसे, देखिए 2 लाख रुपए मैंने क्रेडिटर्स को देने थे, मैंने क्रेडिटर्स को 10 लाख की पेमेंट करी पूरे साल में, ठीक है। अब मैंने उसको 1 लाख रुपए और देने, ठीक है। 2 लाख देने थे, 10 लाख रुपए दे दिए और 1 लाख अभी देने हैं, तो मतलब टोटल 11 लाख रुपए यहाँ पर हम, मतलब 10 लाख दे दिए और 1 लाख देने हैं, तो क्रेडिटर्स टोटल 11 लाख के हो गए। 2 लाख से 11 लाख के क्रेडिटर्स कैसे हुए, क्रेडिटर्स 2 लाख के थे, 10 लाख आप दे चुके हो और 1 लाख रुपए आपने और देना है, मतलब क्रेडिटर्स 2 लाख से बढ़ के 11 लाख हो गई। कैसे हुए, आ गई मिसिंग फिगर, विच इज कॉल्ड क्रेडिट परचेज ऑफ आइटम्स, ठीक है। ये आ गई क्रेडिट परचेज, ठीक है। इसको हम सर्कल कर लेंगे, दैट विल बी द बैलेंसिंग फिगर। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। कितनी वैल्यू आ गई, 9 लाख रुपए, 9 लाख की आपकी परचेज आ गई। तो लाइक दिस वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यू ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ आइटम्स। कोई डाउट है तो पूछ लो। अब यहाँ पे बस एक चीज और लिखनी रह गई है
कि सप्लायर जो होते हैं, हमने कई बार उनको पैसा, वैसे तो हम ज्यादातर उधार पे ही माल खरीदते हैं, लेकिन कई बार हम उनको कुछ चीजों के लिए एडवांस भी दे देते हैं। जैसे मेरा एक सप्लायर था, ठीक है, मैं ज्यादातर माल इसी से मंगाता था, बहुत अच्छा आदमी था ये, ठीक है, इसका नाम था भोलेनाथ। अब भोलेनाथ है तो भोले तो है ही, ठीक है। तो मैं कुछ भी सामान होता था इसको फोन करता था, मैं कहता था भोलेनाथ भाई तू ले आइयो सारा सामान, ठीक है। कई बार मैं इससे उधार पे खरीदता था, जैसे कि मैंने इससे स्टेशनरी सारी उधार पे मंगाता हूँ। अब स्टेशनरी तो मैं इससे उधार पे मंगाता हूँ, लेकिन मैंने कहा यार ऐसा कर तू स्पोर्ट्स का मटेरियल भी ला दे, ठीक है, या फिर स्टेशनरी के अंदर ही कोई नई आइटम मंगा ली। अब वो कहता है सर ये तो मेरे को कहीं और से लाना पड़ेगा, इसका मैं एडवांस लूंगा आपसे। तो इन दैट केस हमें कुछ अमाउंट एडवांस भी देना पड़ता है इन लोगों को, है ना। और जब हम इन्हीं सप्लायर्स को एडवांस देते हैं, एडवांस देना हमारे लिए लाइबिलिटी तो होता नहीं, एडवांस देना तो हमारे लिए एसेट है। तो इन दैट केस वो एडवांसेस जो होते हैं उसको हम ऐसे शो करते हैं, देखिए, ओपनिंग एडवांस, ठीक है। अमाउंट जो पे करा वो तो यही आएगा, बस अगर कोई ओपनिंग में एडवांस है या क्लोजिंग में एडवांस है वो ऐसे आ जाता है, ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस, ठीक है। तो अगर आपको ड्यूज के साथ साथ एडवांस भी गिवन हो तो डरना नहीं है, दो दो ओपनिंग बैलेंस आ जाएंगे। जो बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा दैट विल इंडिकेट द लाइबिलिटी, जो पैसा आपने देना है। जो बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा दैट विल इंडिकेट एसेट, जो पैसा आपने ऑलरेडी एडवांस दिया हुआ है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो बता दो। अब आप लोग कहोगे कि सर ये भी प्लस माइनस में बता रहे थे, जब वो वाला तरीका प्लस माइनस में बताया लो, ठीक है। यहाँ पर अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। कोई भी गुड्स की क्रेडिट परचेज आप कैसे चेक करेंगे, देखिए, सबसे पहले हम क्या लेते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम लेते हैं अमाउंट, एक मिनट, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, ये वाला अमाउंट 10 लाख वाला, ठीक है। इसमें ऐड कर देते हैं क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ऐड करते हैं क्लोजिंग क्रेडिटर्स, और लेस करते हैं ओपनिंग क्रेडिटर्स, मतलब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। जैसे इनकम अकाउंट था, इनकम के ऊपर भी रूल क्या लगता है, सेम जो लायबिलिटी पे लगता है, ठीक है। अब ऐड करते हैं इसके अंदर ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस ऐड करते हैं अगर हमने इनको कोई एडवांस दिया हुआ है, और क्लोजिंग एडवांस लेस कर देते हैं अगर हमने एंड में भी कोई अमाउंट एडवांस है, ठीक है। इन दैट केस यू विल गेट टू नो कि आपकी क्रेडिट परचेज क्या है। तो वी हैव बोथ द मेथड्स, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उसे कर सकते हो। मैं अकाउंट बनवाऊंगा, ठीक है, आई विल नॉट यूज प्लस माइनस वाला सिस्टम, मैं अकाउंट्स बनवाऊंगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर जब आपने सप्लायर अकाउंट बना दिया तो इसके लिए अगर हम एक आइटम्स कंज्यूम निकालें इसका भी कोई अकाउंट बन सकता है? बिल्कुल, ये भी हम अकाउंट वे में ही करेंगे, अकाउंट बना के ही करेंगे। ये देखिए, इस केस में क्या होगा, इस केस में हम बनाएंगे स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स अकाउंट। Yes, sir. अब देखिए, साथ साथ लिखते रहिए, स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल अकाउंट कैसे बनता है, ये एक एसेट अकाउंट है, राइट। इस एसेट, क्योंकि जो बचा हुआ माल है वो स्टॉक हमेशा एसेट ही होगा। स्टॉक का मतलब क्या होता है, अनयूज, जितना यूज हो गया वो एक्सपेंस में चला जाएगा। आप देखिए इसमें क्या लेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं ओपनिंग स्टॉक हमारे पास जो था, फिर हम इसके अंदर ऐड करते हैं जितनी आइटम्स हमने खरीदी, दैट इज परचेज ऑफ आइटम्स। सर ये परचेज ऑफ आइटम्स कैश लेंगे या क्रेडिट, बोथ, कैश एंड क्रेडिट बोथ। कैश आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में मिल जाएगी, क्रेडिट वाली आपको क्वेश्चन में ना गिवन है तो आप क्रेडिटर्स सप्लायर्स अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आपने कोई सेल करी आइटम्स, दैट इज कॉल्ड सेल ऑफ आइटम्स। सेल ऑफ आइटम वैसे वो भी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से मिलता है, क्योंकि जब आप सेल करते हैं तो पैसा आता है,
कोई भी एनपीओ उधार पे माल नहीं बेचता, ठीक है, उसको जरूरत नहीं है। सेल ऑफ आइटम्स, अब देखिए ये सेल ऑफ आइटम्स जो है, यहाँ पे हमने क्या ली, इनकी सेल्स वैल्यू। आप कहोगे सर आपने वहां पे तो बोला था कॉस्ट लो, यहाँ आपने सेल्स वैल्यू ले ली, ये तो ना इंसाफी है ना। कॉस्ट क्यों, यहाँ तो कॉस्ट लेनी थी, मैं तो यहाँ भी कॉस्ट लेने वाला हूँ। देखिए मैं इसके प्रॉफिट को एलिमिनेट कर दूंगा। कैसे करूंगा, ये देखिए, जो प्रॉफिट है वो मैं हटा दूंगा। प्रॉफिट को मैं कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये क्रेडिट करा मैंने सेल वैल्यू, और सेल वैल्यू में से प्रॉफिट हटा दिया। तो जब सेल वैल्यू में से प्रॉफिट हटा दिया अपोजिट साइड पे, तो मेरे पास कॉस्ट ही आ गई। सर अगर लॉस हुआ तो इन दैट केस यहाँ पर आ जाएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दैट विल इंडिकेट लॉस ऑन सेल। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑन सेल यहाँ आ जाएगा और लॉस ऑन सेल यहाँ आ जाएगा, अगर आपको सेल पर प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है तो। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे बचा हुआ स्टॉक लिख देंगे हम कि हमारा स्टॉक कितना बच गया, बाय क्लोजिंग स्टॉक। नाउ व्हाट विल हैपन, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने बैलेंस करना है, और जैसे ही आप बैलेंस करेंगे यू विल गेट द आंसर, वो आ जाएगा आइटम्स कंज्यूम। आप वैल्यूज डाल के देख लो, लेट से 2 लाख का स्टॉक था, 10 लाख का खरीदा, सॉरी 1 लाख का स्टॉक था, 10 लाख का खरीदा, बचा हुआ 2 लाख। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई, 9 लाख। ठीक है, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, तो हमारा आंसर यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। इसमें कोई डाउट रिव्यू में आ सकता, फटाफट आप इसे नोट करें। ठीक है, फिर हम इस पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं।